हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा है इस अकेडमी में। आज का डेट है 31 मई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स में मेनली सोर्सेज रहने वाले हैं आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स फोकस ऑन आवर न्यूज़, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा इस PDF का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में डाल दिया जाएगा। एंड इफ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस इन आवर अकेडमी देन यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स या फिर यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट। सबसे पहला यहाँ पर न्यूज़ जिसको GS2 परस्पेक्टिव से आप इसको रिलेट कर सकते हैं रिगार्डिंग वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन। नाउ PM केयर्स फंड के बारे में तो सबको पता होगा, राइट? अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया है बेनिफिट इस स्कीम का अंडर दिस PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंडर। नाउ चिल्ड्रन, किन किन चिल्ड्रन को टारगेट मिलेगा इस स्कीम का फ़ायदा? तो वैसे बच्चों को मिलेगा हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19। मतलब पेरेंट्स ही नहीं, मतलब देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनके मम्मी पापा जो क्या सोल अर्निंग ब्रेड अर्निंग पीपल थे ऑफ देयर फैमिली, दे आर डाइड राइट ड्यूरिंग कोविड-19। मोर ओवर ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इनके कोई गार्जियंस रहे होंगे एंड दे आर नो मोर, राइट? तो उस केस में भी इस स्कीम का फ़ायदा उन सारे बच्चों को मिलेगा। वैसे इस स्कीम को लॉन्च कर किया गया था, वो मई 2021 में लॉन्च किया गया था। और द स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड फॉर द सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन। जी हाँ दोस्तों, कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन के को सपोर्ट करने के लिए ही बेसिकली लाया गया था। और एलिजिबिलिटी भी वही है दैट हर एक चिल्ड्रन जिन्होंने दोनों पेरेंट्स को लॉस्ट कर दिया है ना, या फिर लीगल गार्जियन या फिर एडॉप्टिव पेरेंट्स भी होंगे, तो वो भी अगर इफ़ दे आर नो मोर ड्यू टू दिस पैंडमिक ऑफ कोविड-19 देन वो एलिजिबल ज़रूर है इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए। इस स्कीम का फीचर्स अगर देख लीजिएगा, ये फीचर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक फीचर्स को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला तो फीचर बोला गया है दैट 10 लाख रुपए जो है ना हर एक बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा एंड दिस कॉर्पस विल बी यूज टू गिव अ मंथली स्टाइपेंड। जैसे 18 साल कोई बच्चा का हो जाएगा ना, उसके बाद से एक मंथली स्टाइपेंड मिलता रहेगा इन अपकमिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब 10 लाख को आने वाले 5 सालों में जैसे हर साल 2 लाख करके, और हर 2 लाख को भी आप 12 से डिवाइड कर दो, 12 महीना, ठीक है? क्योंकि हर महीने को कुछ ना कुछ पैसे बच्चों को मिलते रहेंगे। या फिर अगर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे ना जो कुछ बिजनेस खोलना चाहेंगे ऑफ कोर्स 18 साल के बाद, है ना, तो उस केस में एक लमसम भी पैसा भी प्रोविजन करने का प्रावधान है, ठीक है? अच्छा, और भी कुछ जो फ़ायदे हैं, जैसे अगर जो वैसे बच्चे जो क्या 10 साल से कम के उम्र के हैं उनको स्कूल एडुकेशन के बारे में बोला गया है दैट एडमिशन्स जो है ना इट विल बी गिवन इन द नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय या फिर प्राइवेट स्कूल एज अ डे स्कॉलर, और ये सरकारें खर्चा उठाएंगी, ठीक है? स्कूल एडुकेशन की अगर बात करें दैट इज 11 से 18 साल के बच्चों के लिए स्कूल एडुकेशन का प्रावधान है, जिसमें बोला गया है दैट द चाइल्ड विल बी गिवन एडमिशन इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल हो, वो सैनिक स्कूल हो या फिर नवोदय विद्यालय हो, है ना, उसमें उन बच्चों को एडमिशन्स मिलेगा। और देखो यूजुअली क्या होता है ना, सैनिक स्कूल में अगर देखोगे तो ज़्यादातर फोर्सेस के बच्चे ही पढ़ते हैं, राइट? बट इन बच्चों को भी उस स्कूल में प्रावधान जरूर मिलेगा। फॉर चिल्ड्रंस बिटवीन अच्छा ये तो वही चीज़ है ना, हाँ चलो ये तो डिस्कस कर लिया। अच्छा, हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो जी हाँ, चिल्ड्रंस विल बी असिस्टेड इन ऑब्टेनिंग एजुकेशन लोन फ्रॉम प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो लोन को उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल हो जाएगा। और यही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी उनको अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें 5 लाख रुपया तक का कवर हर एक बच्चों को, ऑल द चिल्ड्रंस विल बी इंश्योर्ड अंडर इट, ठीक है? नेक्स्ट दोस्तों, न्यूज़ एज सच कुछ अलग सा न्यूज़ नहीं है, यह वो न्यूज़ है विच इज़ वेरी प्राउड फॉर इंडिया एज अ होल नेशन इफ विल से दैन, क्योंकि देखिएगा टॉप 3 रैंक में वुमेन्स हैव सिक्योर्ड द टॉप स्लॉट्स। नाउ अब आप बहुत न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे दैट हाँ वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है देश में, वुमेन एम्पावरमेंट। देखो ऐसा नहीं है कुछ, है ना, ठीक है? देखो UPSC एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या कभी भी भेदभाव नहीं करता। ऐसा नहीं है दैट जो बंदा का पहला रैंक आया है उसको पहले रैंक से हटा दिया गया क्योंकि जानबूझ के इन्हें फर्स्ट टॉप 3 में वुमेन्स को लाना था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है?
यहाँ पे जिन्होंने भी बाजी मारा है उन्होंने सब ने अपना टैलेंट के बदौलत ही बाजी मारा है, ठीक है। सो कल को आप निराश मत होइए दैट वुमेन्स ही आगे बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, मेहनत करो, सब कोई आगे बढ़ो। हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है दैट जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो है ना आ रही है वुमेन्स अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उनका इन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइंस एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम from the whole team of Bhadra IAS, whosoever has secured ranks in this paper. So आप लोगों का भी रैंक मैं फ्यूचर में देखना चाहता हूँ इसमें। एनीवेज अच्छे से मेहनत कीजिएगा। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून में ये न्यूज़ था रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 के बारे में। एक्चुअली देखो क्या न्यूज़ में क्या था ना, इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टिव दिया था स्टेट के रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज RUPPs, जो क्या स्टेट में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है ना जिन्होंने सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को कंप्लाई नहीं किया है। वैसे तो देखो हम लोग क्लास के पॉलिटी के क्लासेस में हम लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ाया हुआ है, बट आपको कहीं ना कहीं एक ग्लिम्स ज़रूर दे देना है दैट हाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है क्या ना। देखो ये एक्ट वैसे फ्रेम आउट किया गया था 1951 में, बट इससे पहले भी 1950 में भी एक एक्ट फ्रेम आउट किया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर से दूसरा वाला एक्ट 1951 में फ्रेम आउट किया गया, और 1951 क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है इसीलिए आप देखते होंगे सब जगह 1951 वाला ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। एनीवेज इसमें बोला क्या गया है, इसमें बात बोला गया है रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, वो भी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, और हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, है ना। जिसमें सोचो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है उसमें सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जिसमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो उसका कंडक्ट कैसे होगा इलेक्शन का, वो सब इस कानून के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। द क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए वो सारा कुछ लिखे हुए हैं। अगर करप्ट प्रैक्टिसेस कोई चल रही है ना, या फिर करेक्ट प्रैक्टिसेस के कारण किसी का इलेक्शन हो गया है और उसके रिलेटेड डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गया है, तो वो डिस्प्यूट्स भी सब सॉल्यूशन जो है, सारा सॉल्यूशन आपको इस एक्ट के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर मिलेगा। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था BR अम्बेडकर द देन लॉ मिनिस्टर के द्वारा, है ना। एंड द एक्ट वॉज इनैक्टेड बाय द प्रोविंशियल पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 327 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रहेगा, इस आर्टिकल को ध्यान से याद रखना, ठीक है। टू इंश्योर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर, ऑफ कोर्स जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का यही विजन था ना यार, दैट आने वाले जो फ्यूचर है इंडिया का वो प्रॉपर हो, एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर हो, ठीक है। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो वॉचडॉग है ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब देखो अभी न्यूज़ भी क्या था दैट इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टिव दिया है इन रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द स्टेट्स को, दैट वो लोग जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू कंप्लाई करें ना। क्यों इन्होंने डायरेक्टिव दिया है, क्योंकि ये जो है ना ये वॉचडॉग है ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसी के कारण बेसिकली इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क लाया गया है इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002, जिसके आधार पर डिलिमिटेशंस के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट दोस्तों द हिंदू से लिया गया रिगार्डिंग ट्रिप्स वेवर। नाउ एक ग्रुप है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखा है और उन्होंने अर्ज किया है दैट प्लीज प्रोएक्टिवली इंगेज होइए विथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप्स प्रपोजल, जिसमें मेक श्योर कीजिए दैट उनसे आप बार्गेन कीजिए दैट कोविड वैक्सीन, ड्रग्स या फिर डायग्नोस्टिक्स का जो राइट है ना वो जिससे हमारे देश को भी मिल जाए, जिससे जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशंस या फिर ऑल अदर मेडिकेशंस रिलेटेड टू कोविड वो दुनिया भर में जल्दी से जल्दी सर्कुलेट किया जा सके। तो मेन इशू यही है दैट अक्टूबर 2020 को अगर देख लीजिएगा वर्ल्ड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही, ठीक है, इसलिए इसको ट्रिप्स भी हम लोग बोलते हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट याद कीजिए, है ना। उसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जॉइंटली बोला है दैट देखो प्लीज़ ट्रिप्स एग्रीमेंट को कुछ ना कुछ तो आपको रियायतें देनी ही पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास जितने टेक्नोलॉजीज़ है, जितने उन्होंने जितने रिसर्च किया इसके ऊपर, उतना जो है कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास उतना पैसा भी नहीं है रिसर्च करने को, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमें भी राइट दीजिए जिससे हम लोग जो है ये सब आराम से मैन्युफैक्चर कर सके। अब देखो क्या है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो लोग को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है दैट रियायत देने का, बट वो लोग का मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, वो लोग
लोग बोल रहे हैं दैट देखो हम लोग अगर रियायत देंगे भी ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज को ही देंगे, दैट इज अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि गरीब कंट्रीज है ना। ये लोग कितना अगर प्रोडक्शन कर भी लेगी, कितना प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, और इनके प्रोडक्ट को कोई दुनिया का थोड़ा ना, आप इंडिया आप सोचो ना, आप क्या अफ्रीका के वहाँ से, मतलब इंडिया में ही तो बन जाता है हमारा, हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट डिफरेंट अदर एशियन कंट्रीज, डिफरेंट अदर डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इतना तो कैपेसिटी नहीं है ना अफ्रीकन कंट्रीज के पास, ज़्यादा ये लोग बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन करे, तो इसलिए मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं ठीक है हम लोग वेवर जरूर देंगे बट अफ्रीकन कंट्रीज को देंगे, बट इंडियन मैन्युफैक्चर या फिर चाइनीज मैन्युफैक्चर को अगर दे दिया ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ना लार्ज प्रोडक्शन कैपेसिटी इनके पास है, आराम से इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे ना दैट इनका दाम, जैसे अगर वेस्टर्न कंट्रीज में फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट का कोई अगर वैक्सीन का दाम $50 है तो ये लोग मात्र $5 में दे देंगे। तो आप खुद सोचिए ना, $50 वाला इंसान खरीदेगा या $5 वाला? ऑफ कोर्स $5 वाला खरीदेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वेस्टर्न कॉम्पिटिटर्स भी जो है इजीली अंडरकट हो जा रहा है। एनीवेज, वेविंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कुड ऑल्सो इम्पैक्ट पेटेंट सेफ्टी। जी हाँ, क्योंकि बोला जा रहा है, ये भी मेन कंसर्न था दैट अगर हम लोग इंडिया चाइना जैसे देशों को अगर हम लोगों ने रियायतें दे दी दैट आराम से आईपी को आप लोग एक्सप्लॉइट करो, तो यहाँ पे क्या होगा दैट फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे सोचो अगर 100 कंपनीज है, ठीक है, अब 100 कंपनीज में हमें पता है दैट हाँ 10 कंपनीज तो बहुत अच्छी है, राइट, दे आर ब्रांडेड कंपनीज, बट और भी 90 कंपनीज है जो क्या ये बनाती है। अब सरकार अगर इनके लिए छोड़ दे दैट हाँ बनाओ, हमको परमिशन मिल गया है, तो क्या करेंगी, ये कंपनीज तो बनाएंगी बट ये कंपनीज भी बनाने लग जाएंगी। अब सबका रेगुलेशन पॉसिबल भी नहीं है सरकार के लिए, ठीक है, और इसीलिए बोला जा रहा है दैट आने वाले समय में काउंटरफीट वैक्सीन आने का सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल है। इसीलिए भी हम लोग इंडिया और चाइना जैसे देशों को नहीं देना चाहता। इंडिया में तो चलो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सरकार की रेगुलेशंस भी रहती है, सरकार अगर कुछ भी प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है तो उसको प्रॉपरली रेगुलेट करती है, बट चाइना में जो है ना ये सब चीज़ें भी नहीं होता है। इसलिए चाइना में जो है आराम से आईपीज को प्रॉपरली एक्सप्लॉयट किया जाता है। अब चले जाओ ना वहाँ पे, चाइना में जाओगे ना, वहाँ पे मैकडोनल्ड्स का क्लोन बना हुआ है ना, उसके बाद आपका जाकर केएफसी का क्लोन बना हुआ है, जितने बड़े बड़े कंपनीज है, यही सब खाने वाले का कंपनी की बोल रहा हूँ मैं। आप गाड़ी में भी मर्सिडीज का क्लोन बना हुआ है, टेस्ला का क्लोन इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब उसी टाइप का कुछ आजू बाजू वाला सिंबल दे देंगे और एकदम मस्त वाला कार्ड बना के ये लोग बेचते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज जो है इन इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज को देने में डर खाती है। इनफैक्ट इंडिया ने में भी ऐसा बहुत सारे क्लोन्स है, जैसे स्टारबक्स नाम का एक कंपनी सुना होगा आपने, है ना, वैसा ही है एक सरदार बक्स नाम का कंपनी हमारे देश में खुल गया है ना, एकदम सेम टाइप ऑफ मतलब जो स्टारबक्स का जो आपका लोगो होता है ना उसी टाइप का लोगो है। तो एनीवेज इसीलिए बेसिकली वहाँ के कंट्रीज यू नो इस टाइप के आईपी वेवर्स देने में कतराते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन मीन्स। अच्छा, वही चीज़ बोला गया दैट हाँ ये तो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया दैट जैसे वेस्टर्न कंट्रीज देख लो, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन, भारत बायोटेक, तो ये सब क्या है ना दैट ये तो चलो इंडिया का है, बट मैं ये बोल रहा हूँ ये सब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, तो इनके पास जो पैसे रिसर्च जो इन्होंने किया है वो सिमिलर रिसर्च इंडियन सारे कंपनीज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स इनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो ऑब्वियस सा बात है ज़्यादा है, हाँ वही चीज़ तो हम लोग भी चाहते हैं दैट इनकी भले ही ऑथेंटिसिटी हो बट स्टिल हमारे भी देश में जो मैन्युफैक्चरर्स है इनको इतनी आज़ादी दी जाए जिससे ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग भी मैन्युफैक्चर कर सके, है ना। नेक्स्ट दोस्तों वेस्ट नाइल फीवर से रिलेटेड है, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया, एग्जाम यूटिलिटी परस्पेक्टिव से, GS2 हेल्थ से आप इसको रिलेट आराम से कर सकते हो। अ मैन हु वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट नाइल फीवर इन केरला थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट सकम टू इट रिसेंटली। एनीवेज हम लोग वेस्ट नाइल वायरस के बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या, देखो ये वायरस की जो रिजर्वर्स होती है बर्ड्स होती है, ठीक है, अब बर्ड से ये मॉस्क्यूटो में जाता है, ठीक है, अब मॉस्क्यूटो से फर्दर ये एनिमल एंड ह्यूमंस को भी अटैक करता है, ठीक है। ये बिलोंग करता है टू जापानीज इंसेफेलिटीज एंटीजन कॉम्प्लेक्स ऑफ द फैमिली, जो क्या एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन वुमेन इन द वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा, क्योंकि वहाँ पर मिला था वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा, इसलिए इसके नाम पर ही यह फीवर का नाम रख दिया गया है। वैसे ये कॉमनली फाउंड किया जाता है अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज में। ओल्डर पीपल, चिल्ड्रन और वैसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है दैट इनमें भी वेस्ट नाइल फीवर हो सकता है।
नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग पीएम मोदी जी का गिफ्ट जो है ये क्वाड कंट्रीज़ के लिए क्या क्या है। बेसिकली देखो अभी क्वाड समिट हुआ था, आपको पता है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखो 4 कंट्रीज़ है, एक है इंडिया, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है यूएसए और एक है जापान, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान के लीडर्स को हम लोगों ने बेसिकली वेरियस आर्ट फॉर्म गिफ्ट किया। एक है सांजी आर्ट फॉर्म, गोंड आर्ट पेंटिंग और रोगान पेंटिंग। तो इनके बारे में कहीं ना कहीं कल्चरल एस्पेक्ट में है, तो चलो देख लेते हैं इनके बारे में एक एक करके, ठीक है। पहला सांजी आर्ट फॉर्म। सांजी आर्ट फॉर्म की अगर बारे में बात करें तो ये वाला आर्ट फॉर्म बेसिकली प्रेजेंट किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन जी को, ठीक है। इसका थीम क्या है? ठाकुरानी घाट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस घाट इन द बैंक्स ऑफ होली रिवर यमुना इन गोकुल, ठीक है। और उसी के थीम पर ये वाला सांजी आर्ट बनाया गया है जो क्या फर्दर जो बाइडन जी को प्रेजेंट किया गया है। ये आर्ट ओरिजिनेट है ऑन द कल्ट ऑफ कृष्णा एंड ये क्रिएट करता है स्टेंसिल्स बेस्ड ऑन द इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ डिटी दैट इज कृष्णा, और उसी के बेसिस पे हैंड कट किया जाता है और 3 शीट्स ऑफ पेपर्स में बेसिकली इसको हैंड कट करके, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे ये पेड़ ही बनाया गया है, ठीक है। तो इसको कैंची से देख रहे हो काट काट कर बनाया गया है ना। तो ये हैंडीक्राफ्ट ही ना बोल सकते हैं जी इसको, है ना। सांजी वॉज पॉपुलराइज्ड इन 15th एंड 16th सेंचुरीज बाई किन के द्वारा? वैष्णवा टेम्पल्स, और बाद में ये प्रैक्टिस किया गया था बाई ब्राह्मण प्रीस्ट के द्वारा भी, दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट इज गोंड आर्ट पेंटिंग। गोंड आर्ट पेंटिंग की अगर बात करें तो ऑफकोर्स गोंड लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर ही यह पेंटिंग बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि आप ये वाला पेंटिंग देख भी रहे हो, ठीक है। अब इस पेंटिंग में आप देखना इंटीग्रेट बहुत पैटर्न्स देख रहे हो। यहाँ पे अलग पैटर्न है, यहाँ पे अलग पैटर्न है, इधर में अलग पैटर्न है, ठीक है। इधर में देखो यहाँ पर अलग पैटर्न है। तो यही तो बोला गया, इंटीग्रेट पैटर्न्स एंड लाइन्स के द्वारा इसको बनाया जाता है, जो कि एक ट्रेडमार्क है गोंड आर्ट का। इनफैक्ट गोंड आर्ट की अगर बात करें, इसको प्रैक्टिस किया जाता है भाई गोंड कम्युनिटी है, मैंने पहले ही बोला। और गोंड कम्युनिटी में मेनली कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? वो मध्य प्रदेश में है, राइट। इट इज ऑफन ट्रेस टू झांगार श्याम हु इज 1970s 1980s में, जिन्होंने इस चीज़ को, मतलब देखो क्या हुआ ना, इन्होंने ही बेसिकली 1970s के समय से इस पेंटिंग्स को प्रेशर दिया था, मतलब बनाया था, ठीक है। और ये कैसे बनाते थे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरल मिथ्स। जो इनके ट्राइब्स के में ओरल मिथ्स है ना, बेसिकली लेजेंड्स ऑफ ट्राइब्स, उसको बेसिस पे जो चला हुआ आ रहा है ट्रेडिशन, जनरेशन वाइज जनरेशन, जनरेशन वाइज जनरेशन। तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को अपने चीज़ों के बारे में बोलती है दैट हमारे ट्रेडिशन कैसे रही थी पास्ट में, हमारे पूर्वज कैसे रहते पास्ट में, फिर ये दूसरे ट्रेडिशन को बोलते रहती है हमारे पूर्वज कैसे रहते पास्ट में, ठीक है। तो ये जो लेजेंड है ना, पास्ट जो चला हुआ रहता है, उसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन बेसिकली इस गोंड आर्ट पेंटिंग में किया जाता है। समझ रहे हो बात? क्लियर है ना। चलो अच्छा, गोंड आर्ट पेंटिंग वैसे वे मैंने बोलना भूल गया, ये ऑस्ट्रेलियन पीएम को दिया गया है, ठीक है। तो गोंड आर्ट पेंटिंग हो गया ऑस्ट्रेलियन पीएम, सांजी आर्ट फॉर्म हो गया आपका जाकर यूएस प्रेसिडेंट। अच्छा, अब रोगान पेंटिंग जो है ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, ठीक है। अब रोगान क्या है? देखो ये वाला है, देखो जिसमें एक क्लॉथ में ही बनाया गया है इस पेंटिंग को, एंड दैट इज कंसिडर्ड मोर देन 4 centuries ओल्ड। बहुत पुराना है। कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है भाई रोगान पेंटिंग को? गुजरात में, है ना। अच्छा, रोगान का मतलब पता है क्या होता है? वार्निश या फिर ऑयल। एंड इसीलिए तो बोला जाता है दैट, क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि क्राफ्ट जो बनाया जाता है ना, वो भी एक ऐसा पेंट से बनाया जाता है जो क्या बॉइल्ड ऑयल और बॉइल्ड वेजिटेबल डाइज का होता है ना। इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है रोगान, जो क्या गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। यूजुअली ओनली हाफ ऑफ द फैब्रिक इज पेंटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये फैब्रिक हुआ ना, तो इसमें क्या होगा, हाफ फैब्रिक को पेंट किया जाएगा, ठीक है, और दूसरों को फोल्ड कर दिया जाएगा, इसके ऊपर मरोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका छाप जो है इसके ऊपर भी पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसा फील होता है दैट हाँ दोनों तरफ बना हुआ है आर्ट, बट टेक्निकली एक ही जगह बना हुआ रहता है, ठीक है। पहले तो इसको सिर्फ और सिर्फ मेन ही बनाते थे, बट अभी के समय में देख लीजिएगा वुमेन्स ऑफ गुजरात भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस रोगान पेंटिंग को बनाने में। नेक्स्ट, हसदेव फॉरेस्ट के बारे में न्यूज़ था। क्यों न्यूज़ था? क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक कंट्रोवर्सी में फंस गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने हसदेव फॉरेस्ट में कोल माइनिंग को अलाउ कर दिया गया। अब देखिएगा दोस्तों, हमारे देश में जितना भी फॉरेस्ट एरिया है ना, मेजर जो है वो एक तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है और दूसरा सेंट्रल एशियन रीजन में, सेंट्रल इंडियन रीजन में भी है। और सेंट्रल एशियन इंडियन रीजन में भी अगर मेन रीजन देख लीजिएगा ना, ये वाला रीजन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाले रीजन में बहुत ही घना घना जंगल है, राइट। अच्छा, अब हसदेव फॉरेस्ट में जो है
कंट्रोवर्सी ये है दैट कोल माइनिंग अलाउ कर दिया गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये हसदेव अरांत फॉरेस्ट है किधर, ये देखो ये वाले पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा पोर्शन में है ना, ये जहाँ पे मैंने गोजा है। इट इज़ नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो द कोल डिपॉजिट। जी हाँ, यहाँ पे तो बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है ही, बट साथ ही साथ कोल डिपॉजिट के लिए भी कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट आपने हसदेव रिवर के बारे में भी पढ़ा होगा, है ना, एक ट्रिब्यूटरी है महानदी की, है ना, तो ये भी इधर से ही गुजरती है, राइट। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट अनफ्रैगमेंटेड फॉरेस्ट इन सेंट्रल इंडिया। मैंने बोला था ना, फॉरेस्ट जो अगर मेन रीजन देख लोगे, एक तो नॉर्थ ईस्ट में है, एक सेंट्रल एशियन का ये रीजन में, और इसमें भी ये हसदेव रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर अनफ्रैगमेंटेड फॉरेस्ट है ना, जहाँ पर साल टीक की जो वुड्स है आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, और आपको तो पता ही है कितनी ज़्यादा महंगी होती है। एनीवेज नेक्स्ट दोस्तों, यूएस बन गया है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इनफैक्ट चाइना को भी इसने सरपास कर दिया गया, और ये बहुत बड़ा न्यूज़ है ना। फाइनेंशियल ईयर 21 में देख लीजिएगा यूएस के साथ 80.51 बिलियन का ट्रेड होता था हमारा, बट फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर देख लीजिएगा ये बढ़ गया है। अच्छा, इसमें भी अगर देख लीजिएगा दोनों बढ़ा है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों की अगर बात करें, जी हाँ, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, देखो 51.62 से 76.11, और एक्सपोर्ट 29.00 से 43.31, ठीक है, दोनों बढ़ा है। वहीं पर अगर इंडिया ट्रेड विद चाइना देख लीजिएगा, तो यहाँ पर देखो फाइनेंशियल ईयर 2021 के मुताबिक फाइनेंशियल 2021 में बढ़ा ही है, ठीक है। और इसमें भी अगर देख लीजिएगा ना, दोनों एस्पेक्ट में बढ़ा है, मतलब हम लोग जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ा है हम लोग का, इंपोर्ट भी बढ़ा है, बट इंपोर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में बढ़ा है ये, लेकिन कॉज ऑफ बहुत ज़्यादा कंसर्न है। बट मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ दैट आने वाले 4-5 साल में, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत इतना ज़्यादा एक मिशन मोड में चल रहा है ना, तो आशा करता हूँ दैट ये प्रोपोर्शन को बहुत हद तक हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है। तो एनीवेज इसी के बारे में न्यूज़ था यार, और क्या आपको ये स्टैटिस्टिक्स देखना है तो देख लो खुद से, अदरवाइज तो दिस न्यूज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ एक फूड पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया का पहला बायोटेक पार्क बन गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेसिफिकली, और बोला जा रहा है दैट ये बायोटेक पार्क जो है ये कैरी आउट करेगा रिसर्च ऑन बायोडाइवर्सिटी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमें देखने को मिलता है। इससे क्या होगा ना दैट ग्रीन कैटेगरी बिजनेस जो है इस रीजन से काफ़ी ज़्यादा प्रोमोट होगा, है ना। और दोस्तों CSIR दैट इज CSIR इनफैक्ट IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू कश्मीर को इंटरेस्ट किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वही उन्हीं को इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा बायोटेक पार्क वाला का, ठीक है। चलो अब MCQs कुछ डिस्कस कर लेते हैं, और दोस्तों कुछ न्यूज़ है उसको मैं ना कल डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। एनीवेज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज इन नॉर्थ ईस्ट अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये कल वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, आंसर जिसका था मिजोरम। दूसरा था सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के रिलेटेड, दोस्तों देखिए दोनों स्टेटमेंट तो सही था। तीसरा स्टेटमेंट में जो है ना यहाँ पर राइस यील्ड इंक्रीजेज विथ मोर वाटर, नहीं लेस वाटर, है ना, तो ये कहीं ना कहीं गलत था, इसलिए 3 ऑप्शन को अगर हटा दोगे आप तो सिर्फ मात्र एक ही ऑप्शन आपका बचता है, A ओनली, ठीक है। तो इसलिए 2 ही क्वेश्चन वैसे पूछा गया था, तो BA विल बी द करेक्ट आंसर। बशवती बरुआ, इफ्तिकार खान जी, हसल बसल, नम्रता फुकान, सब ने सही आंसर दिया, है ना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक चीज़ तो बोलना ही भूल गया दोस्तों, हाँ यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन भी था। प्लीज़ समबडी टेल मी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया फ्रॉम पोजीशन 1 to 5। ओके, मैं यही ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज देखो यार, लॉन्गेस्ट रिवर तो इट्स वेरी क्लियर आई गेस, पहला तो होगा गंगा, राइट, दूसरा होगा गोदावरी, याद लिख लो अगर आपने को पास नहीं लिखा हुआ है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज कृष्णा, नेक्स्ट इज यमुना, नेक्स्ट इज नर्मदा। अच्छा डैनियल कश्यप जी, मैं यह मान के चल रहा हूँ दैट आप लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, बट ऐसे भी बहुत ज़्यादा रिवर्स है जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा अगर मैं पूछूँ तो वो ब्रह्मपुत्रा में है, लेकिन ठीक है। सो ये बेसिक कन्फ्यूजन जिससे आप लोगों को नहीं होना चाहिए, है ना। क्लास में एक बार मैंने पढ़ाया था तो बच्चे ने कंफ्यूज कर गए थे दैट सर आपने तो बोला था दैट लॉन्गेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र है। अरे भाई मैंने लॉन्गेस्ट रिवर नहीं बोला था, मैंने बोला था दैट एक्चुअली में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर एग्जांपल अगर सोचो आपके लॉन्गेस्ट रिवर, देखो लॉन्गेस्ट रिवर में से फॉर एग्जांपल यहाँ से इतना रिवर है, ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है ना दैट इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर है, समझ लो।
मतलब सोचो ये गंगा है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है गंगा, है ना। अब गंगा का भले ही इतना से इतना लेंथ है ना, और इसमें पानी इतना ही है, बट वहीं पर अगर मैं ब्रह्मपुत्र ले लूँ ना, तो शायद भले ही इतना यहाँ से इतना ही लेंथ है, बट वहाँ पे पानी पता है कितना है, इतना है, समझ रहे हो। तो टेक्निकली अगर देखोगे ओवरऑल पानी की जो प्रोपोर्शन है वो ब्रह्मपुत्र में ज़्यादा है ना। तो ये बोला गया है वॉल्यूम ऑफ वाटर और लेंथ ऑफ वाटर, इसमें थोड़ा बेसिक डिफरेंस है जो कि सबको समझना पड़ेगा। एनीवेज, बाकी तो चलो, थैंक यू एवरीबडी। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। ऑल चिल्ड्रंस हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स और सर्वाइविंग पेरेंट्स और लीगल गार्जियन और एडॉप्टिव पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 विल बी सपोर्टेड अंडर द स्कीम। दूसरा स्टेटमेंट है, इट सीक्स टू प्रोवाइड अ कॉर्पस ऑफ 10 लाख फॉर ईच चाइल्ड। ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, माफ करना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहाँ गया, हाँ, रोगान इज अ फॉर्म ऑफ क्लॉथ पेंटिंग। और दूसरा है, सांझी आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटेड आउट ऑफ द कल्ट ऑफ कृष्णा। आपको बताना है इन दोनों में से कोड कौन सा सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेगा। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट बायोटेक पार्क इज इनॉग्रेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, गोवा या फिर लक्षद्वीप। सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। और आज का मेंस का क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो यह है जियो पॉलिटिक्स को लेकर। स्ट्रॉन्ग बायलैटरल ट्राइज अगर देख लीजिएगा लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के बीच में, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, वो अनडाउटेडली एक क्रिटिकल स्टेप रहेगा, जिससे हम लोग आने वाले समय में इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को एनालाइज करना है। देखो, कोई भी अगर स्टेटमेंट देता है ना, ऐसे आपको नहीं देता है, उसके पीछे कुछ रीज़न ज़रूर होते हैं। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन टाइज के बारे में ये यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो आपको पास्ट का जो क्या क्या रहा है इंडो ऑस्ट्रेलियन टाइज, उसको आपको इन्हांस करना पड़ेगा। डायस्पोरा को आप ला सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो एनीवेज, यू जस्ट राइट योरसेल्फ, ऑफ कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग दिस मॉडल आंसर, है ना। जस्ट गो थ्रू द आंसर इफ यू एट ऑल वांट, एंड ऑफ कोर्स दिस विल श्योरली benefit you, right? So this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video.